वाला है, ठीक है, 1 बाय 1, और साथ में हम उसका रेशनली भी देखेंगे। और ये मॉसबी के क्वेश्चंस हैं सारे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसको प्लीज़ आप लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन से। नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ पैराप्लेजिया एज अ रिजल्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, पैराप्लेजिया था, उसकी वजह से क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। विच रिहेबिलिटेशन प्लान विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस क्लाइंट। तो आपको बता रहे हैं कि भाई कौन सा रिहेबिलिटेशन प्लान बहुत इफ़ेक्टिव होगा उस क्लाइंट के लिए। तो नर्स क्या करेगी, अरेंजमेंट विल बी मेड बाय क्लाइंट एंड क्लाइंट्स फैमिली, यानी बोल देगी भाई तुम देख लो अपना, खुद अरेंजमेंट कर लो। या फिर प्लान इज़ फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अर्ली इन द क्लाइंट्स केयर। अब वो पहले क्या करेगी, प्लान को फॉर्मुलेट करेगी फिर इम्प्लीमेंट करेगी। या फिर आपको ये सही लग रहा है, कि रिहेबिलिटेशन इज़ मिनिमल एंड शॉर्ट टर्म बिकॉज द क्लाइंट विल रिटर्न टू फॉर्मर एक्टिविटीज़। या फिर फोर्थ ऑप्शन है, अरेंजमेंट विल बी मेड फॉर लॉन्ग टर्म केयर बिकॉज द क्लाइंट इज़ नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ सेल्फ केयर। तो देखो, पैराप्लेजिया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, तो मोस्ट इफ़ेक्टिव प्लान आपका क्या होना चाहिए। आप सबसे पहले क्या देखोगे, असेसमेंट, प्लानिंग, ठीक है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आता है यही चीज़ देखोगे, इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन लास्ट स्टेप। तो अब आपने देखो असेस कर लिया, पता चल गया आपको कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है और उसको पैराप्लेजिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आपका काम है कि आप प्लान को फॉर्मुलेट करोगे और साथ में इम्प्लीमेंट करोगे अर्ली इन द क्लाइंट्स केयर। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा सेकंड। ठीक है, आप ये काम करने वाले हो। दूसरा देखो, जो क्लाइंट है, अब इसका रेशनली क्या होगा, द क्लाइंट एंड फैमिली ऑफन आर अनअवेयर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन द हेल्थ केयर सिस्टम। द नर्स शुड अवेलेबल टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सपोर्ट। अब जो क्लाइंट है, अब आपने उसको बोल दिया कि भाई खुद ही अरेंजमेंट कर लो, देख लो। अब उसे तो नहीं पता ना कि कैसे क्या करना है, ये सारे काम कौन बताएगा, हम बताएंगे, नर्स बताएंगी। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, वो सब इन्फॉर्मेशन कौन दे बताएगी, नर्स बताएगी। सेकंड वाला सही आंसर है। तीसरे में क्या है, रिहेबिलिटेशन इज़ मिनिमल एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो तीसरे में देखो, जो रिहेबिलिटेशन होता है हेल्प करता है क्लाइंट को एडजस्ट करने में एक नई लाइफस्टाइल से। ठीक है, डेट मस्ट कंपनशेट फॉर द पैरालिसिस। ठीक है, तो हाँ, रिहेबिलिटेशन हेल्प इन क्लाइंट एडजस्ट टू द न्यू लाइफस्टाइल डेट मस्ट कंपनशेट फॉर द पैरालिसिस। उसके बाद फोर्थ में क्या है कि जो गोल ऑफ रिहेबिलिटेशन इज़ टू फॉस्टर इंडिपेंडेंस वेयर एवर द क्लाइंट में लिव आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप ये पहले से ही नहीं बना के बैठ जाओगे कि हाँ तो अब ये तो कुछ चल फिर नहीं सकता, कुछ काम ही नहीं कर सकता। आपका गोल है रिहेबिलिटेशन का कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके, वो सारी चीज़ें सीखे। डिस्चार्ज के बाद आप तो नहीं आओगे ना उसका काम करने के लिए, तो आपको उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि जो उसके लिए करेक्ट हो। इसलिए जो राइट आंसर है वो सेकंड होगा। ठीक है, और आप इस तरफ देखना, मैं इस तरफ से आपको रेशनली भी दिखाऊंगी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इस तरफ। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन दैट द नर्स शुड कंसीडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग डिस्चार्ज प्लान्स फॉर द क्लाइंट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन है, दैट नर्स शुड कंसीडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग डिस्चार्ज प्लान फॉर क्लाइंट। Option 1 is rehabilitation need are best met by the client's family and community resources. Second is rehabilitation is specialty area with unique method for meeting client's needs. या फिर immediate or potential rehabilitation need are exhibited by the client with the health problem. या फिर client who are returning to their usual activities following hospitalization do not require rehabilitation. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि एक मिनट,
ऑप्शन 1 कहता है कि रिहेबिलिटेशन नीड्स आर बेस्ट मेट बाय क्लाइंट्स फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। तो आप यहाँ देखो, ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। हाँ, अब आप यहाँ देखो कि रिहेबिलिटेशन रेफर टू अ प्रोसेस डेट असिस्ट क्लाइंट्स टू ऑब्टेन ऑप्टिमल फंक्शनिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा, which is immediate and potential rehabilitation needs are exhibited by client with health problem। क्यों होगा इसको हम डिस्कस करते हैं अब। जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है बेसिकली उसमें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट अपनी ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑब्टेन कर ले। हमारा रिहेबिलिटेशन का पर्पस ही यही होता है। केयर शुड बी इनिशिएटेड इमीडिएटली व्हेन अ हेल्थ प्रॉब्लम एग्जिस्ट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन एंड फैसिलिटेट रिकपरेशन। तो बेसिकली रिहेबिलिटेशन का मतलब यही होता है कि जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो उसको हम हेल्प तो प्रोवाइड कर ही रहे, साथ में उसको इंडिपेंडेंट भी बना रहे हैं। पूरी तरीके से खुद पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है, क्योंकि आपने अगर खुद पे डिपेंडेंट बना लिया, जब वो डिस्चार्ज होगा तब वो किस पे डिपेंडेंट होगा, आप नहीं जाओगे उसके साथ वहाँ पे, उसको सब कुछ खुद से करना होगा। तो जो इसका पर्पस होता है बेसिकली ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑब्टेन करे, साथ में वो इंडिपेंडेंट बने, वो खुद से अपना काम कर सके। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या है कि जो ऑल रिसोर्सेज दैट कैन बी बेनिफिशियल टू क्लाइंट रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग द प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड एक्यूट केयर फैसिलिटी शुड बी यूटिलाइज। ठीक है, रिहेबिलिटेशन इज कॉमनैलिटी इन ऑल एरिया नर्सिंग प्रैक्टिसेस। अब भाई रिहेबिलिटेशन का ना हर जगह एक ही मतलब है, कहीं जाओगे तो कुछ और, कहीं जाओगे कुछ और, ऐसा नहीं होता है ना। तो जो रिहेबिलिटेशन आपको यहाँ देखने को मिल रही है इस हॉस्पिटल में, वो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, ऐसा कुछ यूनिक नहीं होता है। चौथे में क्या गड़बड़ है कि रिहेबिलिटेशन इज नेसेसरी टू हेल्प क्लाइंट रिटर्न टू प्रीवियस और ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे भी बात की कि हम उसका ऑप्टिमल फंक्शनिंग लौट आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था, क्लाइंट हु रिटर्निंग टू देयर यूजुअल एक्टिविटीज फॉलोइंग हॉस्पिटल डू नॉट रिक्वायर रिहेबिलिटेशन, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू यूज़ कॉल बेल सिस्टम। कॉल बेल सिस्टम होते हैं ना, पेशेंट की सर्जरी हो क्या है, बोलेंगे आप इसको दबाना, मैं आ जाऊँगी अगर आपको कोई भी नीड होगी। तो विच लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स डज दिस नर्सिंग एक्शन एड्रेस। तो अब आप उसको कॉल बेल सिस्टम के बारे में तो बता रहे हो, तो अब आप बताओ कि मैस्लो हायरार्की ने हायरार्की ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग कौन सा नर्सिंग एक्शन होगा ये एड्रेस करता है। ऑप्शन 1 इज सेफ्टी, सेल्फ स्टीम, फिजियोलॉजिक और इंटरपर्सनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेफ्टी होगा, क्योंकि देखो अब आपके पास ना बहुत सारे पेशेंट्स हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट हैं, आप ये नहीं देख पाओगे कि इस पे अब सेफ्टी तो आप ध्यान में रखोगे ना, आप बोलोगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इसको बजाओ, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट। ठीक है, कॉल बेल सिस्टम जो होता है वो क्या बेसिकली करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है स्टाफ के साथ में, एंड सपोर्ट करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमें पता है कि पेशेंट तभी बेल बजाएगा जब उसे किसी चीज़ की नीड होगी, या फिर वो किसी चीज़ दिक्कत में होगा। जैसे हमने उसको बोल दिया कि अगर पेन बहुत ज़्यादा हो, बर्दाश्त ना हो, तो आप बुला सकते हो। अब वो आवाज़ें तो नहीं मारेगा, बहुत बड़ा वार्ड है, ठीक है, और नर्स भी अगर 2-3 है तो पेशेंट तो 50 है ना। तो अब नर्स ऐसे किस किस की सुनेगी, माइक लेके नहीं दे सकते। तो हम कॉल बेल सिस्टम उसे बता दें कि आप इस तरीके से मुझे बुला सकते हो, कोई भी चीज़ होगी तो उसमें वो हेल्प करेगी। ठीक है, सेल्फ स्टीम की बात अगर हम करें तो देखो, सेल्फ स्टीम एक इंटरपर्सनल नीड है और ये 4th लेवल ऑफ बेसिक नीड है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी उसकी सेफ्टी थी, जो कि हमने देख ली, और इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप तो अभी लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप उसे टीच कर रहे हो, राइट। उसके बाद थर्ड है फिजियोलॉजिक। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है, एयर आती है, फूड आता है, वाटर आता है, जो कि फर्स्ट लेवल ऑफ नीड है। अब यहाँ पे उसको खाना पानी कुछ भी चाहिए, तो वो तो उसका फिजियोलॉजिक नीड है, उसमें आप क्या उसको टीच करोगे, तो ये भी गलत हो जाता है। इंटरपर्सनल नीड इन्वॉल्व लव एंड बिलोंगिंग विच इज़ थर्ड लेवल। अब ये थर्ड लेवल की नीड होती है, इसमें कहीं भी
ये इंक्लूड नहीं होता। तो इसमें बेसिकली आपको क्या देखना है, पेशेंट की सबसे पहले सेफ्टी देखनी है, सेल्फ स्टीम और फिजियोलॉजिक इंटरपर्सनल तो आप बाद में भी देख लोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है, इट इज़ अ नर्स इज सपोर्टिव ऑफ चाइल्ड रिसीविंग लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन इन अ होम रेदर देन इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक नर्स है जो कि चाइल्ड को बेसिकली लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन है उसके घर पे ही उसको मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है रेदर देन हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर में। तो वाई इज़ लिविंग विद अ फैमिली सो इम्पॉर्टेंट टू चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट। तो क्यों है इतना ज़रूरी उसकी फैमिली के साथ ही रहना टू अ चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, कि उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको, तो क्यों मतलब क्यों रह रही है, वो बोल सकती है ना कि हाँ हॉस्पिटल में आके कर लो, ऐसा क्यों। तो इट प्रोवाइड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, द चाइल्ड डेवलपमेंट इज सपोर्टेड, इट रिफ्लेक्ट द मोड्स ऑफ द लार्जर सोसाइटी, या फिर चाइल्ड्स आइडेंटिटी एंड रोल्स आर लर्न। तो बेसिकली इसका आंसर हम देखते हैं वन बाय वन। पहले की बात करते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, इसमें आप पनिशमेंट रिवॉर्ड की बात कर रहे हो, डेवलपमेंट की बात कर रहे हो और मोड्स ऑफ लार्जर सोसाइटी की बात कर रहे हो। तो ये देखो ये तीनों ही गलत हो जाते हैं। कैसे? ऑल्दो इम्पॉर्टेंट दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंसेस। अब हाँ ये इम्पॉर्टेंट है ये तीनों, लेकिन ये तीनों इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये बस एक ही एस्पेक्ट है, ठीक है, वन एस्पेक्ट फैमिलीज इन्फ्लुएंस में। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज आइडेंटिटी एंड रोल इन रिलेशन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। तो इनका इमोशनल कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो चौथा है, आइडेंटिटी एंड रोल्स आर लर्न, ये इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सोशलाइजेशन, वैल्यूज़, रोल डेफिनेशन, ये सब हमें फैमिली से सीखने को मिलती है टू हेल्प एंड डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ, ठीक है। अब आपकी फैमिली ही आपको सही गलत का पाठ पढ़ाएगी। आप आए हो, सब कुछ पढ़ के तो नहीं आए थे, याद करके तो नहीं आए थे जब आपका बर्थ हुआ था। कहाँ से सीखते हो आप सारी चीज़ें, जो वैल्यूज़ होती है। आप अगर आपके घर वाले सिखाते हैं कि कोई भी आए तो आपको नमस्ते करना है, ये कुछ भी पैर छूना है, तो ये सब फैमिली ही सिखाती है, ठीक है। और हेल्प करती है डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ, कि आप क्या हो, ठीक है, खुद से आपको बेसिकली मिलाने के लिए हेल्प करती है। वंस एस्टैब्लिश इन फैमिली द चाइल्ड कैन मोर इजली मूव इन टू द सोसाइटी। अब जब बच्चे को उस चीज़ की समझ हो जाएगी तो वो सोसाइटी में भी ईजिली एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसमें तीनों ऑप्शन में क्या है कि आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, और चाइल्ड डेवलपमेंट इज सपोर्टेड, और लार्जर सोसाइटी मोड्स, तो ये इमोशनली कहीं पे भी करेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब बच्चा अपनी आइडेंटिटी पहचानेगा, उसके क्या रोल्स हैं उनको सीखेगा, तभी जाके तो वो आगे कुछ कर सकता है ना। तो नर्स इज सपोर्टिव ऑफ चाइल्ड रिसीविंग लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन उसको दे रहे थे घर पे, राइट। तो बेसिकली फैमिली का ना बहुत अहम रोल होता है बच्चे की हर चीज़ में। एक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्स इज डिस्कसिंग एल्कोहलिक एनेमनेस विद द क्लाइंट, ठीक है। व्हाट बिहेवियर एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ ए शुड द नर्स इंक्लूड इन डिस्कशन। पहला है स्पीकिंग अलाउड एट वीकली मीटिंग, प्रोमिसिंग to attend at least 12 meeting yearly, maintaining controlled drinking after 6 months, या फिर acknowledging an inability to control the problem। तो देखो पहले की बात करें तो देर आर नो रूल्स अबाउट स्पीकिंग एट मीटिंग, ठीक है, ऑल्सो मेंबर्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू डू सो, तो ये तो गलत हो जाता है। सेकंड की बात करें, देर आर नो रूल्स ऑफ अटेंडेंस एट मीटिंग, कोई भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी अटेंडेंस नहीं ली जाती है मीटिंग में कि हाँ ये आया था उस दिन, ये नहीं आया था। ऑल्सो मेंबर्स आर स्ट्रांगली इनकरेज टू अटेंड एज ऑफन एज पॉसिबल, बेसिकली उनके खुद के मन में होना चाहिए कि हाँ उन्हें करना है तो करना है, ऐसा नहीं कि 12 मीटिंग्स ईयरली में करने मतलब ये आपका खुद का अपना इनक्रेजमेंट होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड है मेंटेनिंग कंट्रोल ड्रिंकिंग आफ्टर 6 मंथ। देखो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए, अल्कोहलिक एनोमिनेस जो है वो
पार्ट नहीं है इस ग्रुप का, ठीक है। दिस ग्रुप स्ट्रांगली सपोर्ट टोटल एब्सटिनेंस फॉर लाइफ। उसके बाद जो राइट आंसर है वो 4 है, एक्नॉलेजिंग एंड इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। अब आप किसी चीज़ को एक्नॉलेज करोगे तभी तो आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसे एक्नॉलेज ही नहीं करोगे तो फिर आप उस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अ मेजर प्रेमाइस ऑफ ए इज दैट टू बी सक्सेसफुल इन अचीविंग सोबेरिटी, राइट, client with alcohol abuse problem must acknowledge their inability to control their drinking। अब जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि जब वो शराब पीते हैं तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ही शराब पी लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें आगे बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, तो उन्हें उनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते। तो बेसिकली उन्हें एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा अगर उसे वो नहीं सुधारते। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ एल्कोहलिक एनोनिमस विद द क्लाइंट हु हैज़ हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म, ठीक है। What need must self-help groups such as AA meet to be successful? क्या चीज़ होनी चाहिए? ट्रस्ट, ग्रोथ, बिलोंगिंग, इंडिपेंडेंस। तो जो सही आंसर है वो है बिलोंगिंग। कैसे है, लेट्स डिस्कस। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उसमें आप बेसिक ह्यूमन नीड्स को सपोर्ट करते हो फॉर एक्सेप्टेंस, यानी आप उन्हें एक्सेप्ट करना सिखाते हो, ठीक है। Feeling of comfort and safety and sense of belonging may be achieved in non-judgmental supportive। अब ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग बेसिकली कब अचीव होता है? जब आप एक नॉन जजमेंटल सपोर्टिव प्रोवाइड करते हो, राइट। शेयरिंग एक्सपीरियंस विद अदर, आप अपनी चीज़ें शेयर करोगे, उन्हें बताओगे कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैं इन सब चीज़ों से ऐसे बाहर आया, तो ये सेल्फ हेल्प होता है। यानी आप जब खुद की हेल्प करना चाहते हो तो आपको ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए, तभी आप अपनी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट और ग्रोथ की बात करें तो मे नॉट मीट दिस नीड। ज़रूरी नहीं है कि ट्रस्ट हो, ग्रोथ हो तभी आप मतलब करो, ज़रूरी नहीं है। और फोर्थ की बात करें तो ए मीट डिपेंडेंसी नीड्स रैदर देन फोकसिंग ऑन इंडिपेंडेंस, ठीक है। बेसिकली वो क्या ढूंढेगा, फिर डिपेंडेंसी नीड देखेगा ना, वो ये थोड़ी देखेगा कि इंडिपेंडेंस है या नहीं है। तो बिलोंगिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, अ डॉटर ऑफ चाइनीज स्पीकिंग क्लाइंट अप्रोचेज अ नर्स एंड आस्क मल्टीपल क्वेश्चन व्हाइल मेंटेनिंग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट। व्हाट कल्चरली रिलेटेड कॉन्सेप्ट डज द डॉटर्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट। अब एक डॉटर है जो कि चाइनीज स्पीकिंग डॉटर है, ठीक है, नर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है और मेंटेनिंग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, वो जब डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करती है तब वो उससे क्वेश्चन भी पूछती है। तो बताना है कि व्हाट कल्चरली रिलेटेड कॉन्सेप्ट डज दिस डॉटर्स बिहेवियर रिफ्लेक्ट, प्रीजुडाइज, स्टीरियोटाइपिंग, एसिमिलेशन या एथनोसेंट्रिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं वन बाय वन। पहले हम एसिमिलेशन को देखते हैं। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व्स इनकॉपरेटिंग बिहेवियर of a dominant culture. Maintaining eye contact is characteristic of American culture, not of Asian culture. तो अब चाइना कहाँ आता है भाई? एशिया में आता है, ठीक है। अभी एशियन कंट्री है। तो जो डायरेक्ट आई कांटेक्ट होते हैं वो बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अमेरिका, इन सब में देखने को मिलेगा। वो करते हैं डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके। तो इसका मतलब क्या है कि एसिमिलेशन होगा इसका आंसर, यानी इनकॉपरेटिंग बिहेवियर ऑफ डोमिनेंट कल्चर। वो जो उसका कल्चर है वो कैसा है? इनकॉपरेटिंग है। तो इसीलिए वो डायरेक्ट आई, अगर आंसर आधा वही सॉल्व हो गया जहाँ पे ये लिख दिया था मेंटेनिंग डायरेक्ट आई कांटेक्ट, ठीक है। प्रेजुडाइज का मतलब क्या है? इज़ अ नेगेटिव बिलीफ अबाउट अनदर पर्सन। अब मुझे किसी और के बारे में कोई गलत फहमी है या फिर किसी ग्रुप के बारे में मुझे नहीं पसंद, वो मैं उसके लिए नेगेटिव सोचती हूँ, तो वो हमारा प्रेजुडाइज होगा, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेंटेन कर रही थी ना, तो ये तो
यूजलेस हो गया, प्रेजुडाइज तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको नेगेटिव बिलीफ्स देखने को मिलते हैं। स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है कि परसेप्शन दैट ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप आर अलाइक। स्टीरियोटाइप वो होता है कि अच्छा ये ऐसा है तो इसका पूरा खानदान ऐसा है, पूरा ग्रुप ऐसा है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग होता है। और यहाँ पे हमें वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट इज एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि इट इज़ अ परसेप्शन डैट वंस बिलीफ आर बेटर देन दोज ऑफ अदर्स। इसमें एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है आपको कोई एक पर्सन है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है आपको, आप ये मानते हो कि हाँ ये जो इसकी धारणा है, जो इसकी बात है वो अच्छी है कंपेरेटिवली दूसरे पर्सन के, ठीक है, इसके बिलीव्स अच्छे हैं कंपेरेटिवली इसके, तो ये होता है एथनोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज nurse manager work on unit where the nursing staff member are uncomfortable taking care of client from cultures that are different from their own. How should the nurse manager address this situation? तो बेसिकली एक नर्स मैनेजर वर्क कर रही है यूनिट में, ठीक है, जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ मेंबर है ना थोड़े से अनकंफर्टेबल है एक क्लाइंट की हेल्प करने में, ठीक है, केयर करने में, फ्रॉम कल्चर्स डेट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। मतलब अगर मान लो वो हिंदू है तो वो मुस्लिम है, ये कल्चर डिफरेंस है, तो नर्स मैनेजर क्या कैसे एड्रेस करेगी इस सिचुएशन को। असाइन आर्टिकल अबाउट वेरियस कल्चर सो डैट दे कैन बिकम मोर नॉलेजेबल, या फिर रिलोकेट द नर्स टू यूनिट वेयर दे विल नॉट हैव टू केयर फॉर क्लाइंट फ्रॉम वेराइटी ऑफ कल्चर। देखो पहला क्या बोल रहा है कि या तो हम उन्हें असाइन कर देंगे आर्टिकल्स जिससे उन्हें वे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चल सके और थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाए, या तो आप ये करोगे, या तो फिर उन नर्सों को ऐसे यूनिट में भेज दोगे जहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ कल्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, या तो आप ये करोगे कि रोटेट द नर्स असाइनमेंट सो डैट दे हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप वन बाय वन सबको उस क्लाइंट की केयर करने के लिए दे दोगे जो अदर अदर कल्चर्स हैं, जैसे कि कोई बंगाली है, कोई तमिल से है, ठीक है, सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, आप उनको दे दोगे, ऐसे असाइन करोगे, रोटेट करते रहोगे। या फिर प्लान अ वर्कशॉप डेट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट द कल्चर दे माइट इनकाउंटर वाइल एट वर्क। या फिर आप क्या करोगे, वर्कशॉप प्लान करोगे और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रखोगे जिससे वो दूसरे कल्चर्स के बारे में जान सकेंगे, जिससे काम में उनके कोई भी बाधा ना आए। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 4, ठीक है, आप यही करोगे, क्योंकि देखो अभी एक मिनट, हाँ, क्योंकि अगर पहले की बात करें साइन आर्टिकल अबाउट वेरियस कल्चर सो डैट दे कैन बिकम मोर नॉलेजेबल, तो ये कहीं से भी वो नहीं है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन चलो आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, उन्हें नॉलेज दे दी, लेकिन क्या करें वो उसका, जब तक आप उस टॉपिक पे डिस्कशन ही नहीं करोगे। अब एक हिंदू है एक मुस्लिम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हिंदू कहता है मैं मुस्लिम को टच नहीं करूँगा, मुस्लिम कहता है मैं हिंदू को टच नहीं करूँगा। आपने पढ़ लिया कि हाँ हिंदुओं में क्या होता है, क्या बिलीव्स है, आपने मुस्लिम्स का पढ़ लिया क्या बिलीव्स है ये सब, लेकिन उसका क्या आपने जान लिया उनके बारे में, लेकिन उसके ऊपर कोई डिस्कशन तो हुआ ही नहीं, तो फिर ये वर्थलेस है ना, कोई फ़ायदा है इसका, नहीं है फ़ायदा, क्योंकि आपने तो उसके ऊपर कुछ भी क्या बोलते डिस्कशन नहीं किया, तो इस वजह से ये फालतू का है, आप ये नहीं करोगे। दूसरे की अगर बात करें तो दिस इज़ नॉट फिजिबल और डिज़ायरेबल, ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते हो ना कि हाँ यार इस यूनिट में सारे हिंदू भरे हैं तो चलो इसको यहाँ भेज देती हूँ, यहाँ पे मुस्लिम्स भरे हैं तो चलो इसको यहाँ भेज देती हूँ, आप ये नहीं कर सकते हो। किसी के कल्चर, अब कोई भी पेशेंट किसी भी कल्चर का हो सकता है, तो आप उसकी वजह से नर्स थोड़ी चेंज करते रहोगे। अब एक नर्स सर्जरी में पोस्टेड है, वो मेडिकल से आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये तो और भी फालतू का है। उसके बाद है रोटेट द नर्स असाइनमेंट। भाई एक पेशेंट एक नर्स, जो नर्स जिस पेशेंट की केयर कर रही है वो उसी की करेगी, ये नहीं कि अभी बोला आपने चल तू दवाई अभी लगा दे, बाद में तेरी बारी, बाद में तेरी बारी, ऐसे केयर नहीं होती, ऐसे में क्या होती है हड़बड़ाहट होती है, ठीक है, हाँ, इससे क्या होगी टेंशन इंक्रीज हो जाएगी यूनिट में, और कुछ नहीं होगा। तो जो सही आंसर है वो होगा प्लान अ वर्कशॉप डेट ऑफर अपॉर्चुनिटीज़। वर्कशॉप रखोगे, ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कस करोगे, उनके कल्चरल डाइवर्सिटीज़ के बारे में उन्हें बताओगे, तो इससे क्या होगा, दिस शुड इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वंस ऑन फीलिंग। अब उससे क्या होगा, वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ यार
क्या सही है क्या गलत है, और हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो एक इंसान ही है, हमें उसे एज अ इंसान ट्रीट करना है, ना कि उसके कल्चर से लेके हम उसको केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो क्वेश्चंस भी पूछ सकेंगे, तो उनके मन में जो भी दुविधा, जो भी बाधा होगी, वो यहाँ पे इसमें आराम से बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो फोर्थ आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है बाकी के इन ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज टीचिंग पेरेंटिंग क्लास, व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट अबाउट मैनेजिंग बिहेवियर ऑफ यंग स्कूल एज चाइल्ड। अब नर्स जो है वो पेरेंटिंग क्लास तो दे रही है, नर्स को ऐसा क्या बताना है जो जिससे जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके मैनेजिंग द बिहेवियर ऑफ यंग स्कूल एज चाइल्ड। तो पहला है अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चन, या फिर गिव द चाइल्ड्स अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि अवॉइड कर दोगे, वो कुछ भी पूछे आंसर ही नहीं देना, या फिर आप करोगे कि बोलोगे ले भाई लिख दे तेरी जो भी एक्सपेक्टेशंस है हम उसको पूरा कर देंगे, या फिर बी कंसिस्टेंट अबाउट एस्टेब्लिश्ड रूल, जो आपके रूल्स हैं उन पे ही आपको रहना है कि हाँ भाई अगर ये गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। या फिर अलाउ द चाइल्ड टू प्लान द डेज एक्टिविटी, आप बच्चे को बोलोगे ले बेटा तुझे जो करना है तू कर ले। तो इसमें जो सही आंसर है वो थर्ड होगा। ठीक है, बी कंसिस्टेंट अबाउट द एस्टैब्लिश्ड रूल, जो भी आपने रूल्स बनाए हैं उन पे आपको डटे रहना है। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन and distractibility, consistent limit setting is essential toward providing an environment that promotes the concentration, prevent confusion and minimize conflicts. अब इससे क्या होगा कि जो आपने रूल्स भाई बना दिए हैं उसमें बच्चे को पता है कि अगर वो ज़िद करेगा किसी भी चीज़ को लेने के लिए तो उसे मार पड़ेगी, उसे डांट पड़ेगी। ठीक है, तो वो ज़िद ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बोल दोगे कि जाओ क्या बोलते हैं, बता दो तुम्हें क्या क्या चाहिए हम पूरा कर देंगे, तो वो भी बहुत ही फालतू का है, इससे तो आप बिगाड़ रहे हो अपने बच्चे को। ठीक है, और अगर आप उसको अवॉइड करने लग जाओगे, क्वेश्चन पूछेगा दोगे नहीं, तो वो नॉट बी जजमेंटली, कोई जजमेंटल तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चे को सिखाओ कुछ भी समझाओ। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा इस एज में, तो ये तो बिगाड़ने वाली बात हो गई अपने बच्चे को, ये दोनों ना, तो इसलिए इनअप्रोप्रिएट है। और डेज एक्टिविटी खुद से ही प्लान करने दे रहे हो तो फिर तो वो पूरे दिन खेलेगा कूदेगा, पढ़ाई लिखाई तो करेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि पेरेंट्स को असिस्ट करना है चिल्ड्रन को विद देयर रूटीन टास्क, जो भी रूटीन टास्क होते हैं उसमें पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए। एंड चिल्ड्रन दिस एज मे नॉट बी कंसर्न विद टाइम फ्रेम, उनको अगर भाई उनको भी खेलने के लिए बोल दिया जाए ना, तो ये नहीं देखेंगे कितने टाइम से वो खेल कूद रहे हैं, उनको तो वही करना है जो उनकी इच्छा होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की वीडियो हम बाद में कवर करेंगे। और थोड़ा सा मेरा कोल्ड एंड कफ भी है, तो उस वजह से भी थोड़ा काफ़ी दिक्कत हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए विद देयर रैशनली, देखो इसमें मैंने क्या किया कि क्वेश्चंस तो शो किए साथ में रैशनली भी शो किया। इससे क्या होगा कि दोनों टाइम बचेगा, एक तो लिखने का टाइम भी बच रहा है, दूसरा समझने का, मेरे को क्या करना है बस समझाना है उसको, पढ़ना है ना। तो समझाने में ये हो जाएगा कि कुछ नहीं, बाय।